Hello, Bacha Party. Welcome to my YouTube channel. This is your educator Sneha and in this video बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ मैं। इस बार फाइनली इस वीडियो के थ्रू मैं शुरू कर रही हूँ सोशियोलॉजी के पेपर की सीरीज। 6 मई को आपका पेपर है। उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है सोशियोलॉजी के, वो मैं इस सेशंस के थ्रू आपको दे सकूं। तो आप इससे अपडेटेड रहिएगा ताकि क्या पता जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ बोर्ड्स में वही क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड देन आपको फिर बाद में रिग्रेट हो इस बात का कि हमने स्नेहा मैम की क्लासेस क्यों नहीं ली। इसी के साथ गाइस सोशल मूवमेंट्स की आज मैं लेके आई हूँ। मैं बैक से सीरीज शुरू कर रही हूँ, सोशल मूवमेंट्स, फिर कल्चरल चेंजेस, फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड एक चैप्टर जो आपका और है उस तरीके से हम करेंगे सो दैट जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाए आपकी। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं 1 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स की बात करने वाली हूँ एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में आने वाले हैं। ये इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी, प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स आए हैं उनको भी इंक्लूड किया है एंड जो उसके अलावा जो न्यू पैटर्न आ रहा है उन क्वेश्चंस के भी हैं। एक सेशन बनाती तो बहुत लंबा सेशन बन जाता, 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क एंड 6 मार्क का। इसीलिए मैं 2 सेशंस लेके आऊंगी। आज 1 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्कर्स वाली मिलेगी एंड उसके बाद आपको 6 मार्कर्स की वीडियो मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को, लाइक सोशल मूवमेंट्स। जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 1 मार्क के लिए, वो ये रहा। बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कितना लिखना है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कितना लिखना है, 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कितना लिखना है और 6 का कितना लिखना है। तो दैट्स वाई मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि इसके थ्रू मैं आपको हेल्प कर पाऊँ आंसर राइटिंग में भी, सो दैट बोर्ड्स में इन क्वेश्चंस में आपकी गलती ना हो। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मूवमेंट। आप सोशल मूवमेंट से क्या समझते हैं? आपको पता ही है इस चैप्टर में आप लोगों ने काफी सारे सोशल मूवमेंट्स पढ़े हैं, सोशल मूवमेंट्स के वेरिएशंस पढ़े हैं, ट्राइबल मूवमेंट, इकोलॉजिकल मूवमेंट, विमेंस मूवमेंट एंड एटसेट्रा। तो डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या हो सकती है वो देखिए। सोशल मूवमेंट रेफर टू द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव एक्शन। तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से होने वाला कलेक्टिव एक्शन है जो सबकी कलेक्टिवली होता है प्रॉपर तरीके से। दैट एम्स, जिसका जो एम होता है, जिसका जो मोटो होता है, वो होता है ब्रिंगिंग अबाउट अ सोशल चेंज टू एड्रेस अ सोसाइटल इशू। मतलब किसी भी तरीके से हम एक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है इसमें एक चेंज ला सके, ऐसे मूवमेंट्स को हम बोलते हैं सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, सोशल मूवमेंट्स एक ऐसे मूवमेंट होते हैं जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्टिव एक्शन हो, जहाँ पे लोग साथ आए हो क्योंकि उनको एक सोसाइटल में, एक सोसाइटी का कोई इश्यू है, वहां पर कोई एक चेंज लाना है ताकि चीजें प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। अगर एग्जाम्पल मैं इसका बोलूं तो आई थिंक ये पेन थोड़ा सा लाइट है तो चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलूं तो हम लिख सकते हैं तीभागा मूवमेंट इन बंगाल, ट्राइबल मूवमेंट्स जो अलग अलग जगहों पे हुए थे, वो सारे इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज मार्कर ऑल्सन हैव टू से अबाउट कलेक्टिव एक्शन थ्योरी। सो आपको पता है इस चैप्टर में आपने 2 तरीके की, 3 तरीके की थ्योरीज पढ़ी है। मार्कर ऑल्सन ने कलेक्टिव एक्शन थ्योरी दी थी, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली ये जो कलेक्टिव एक्शन थ्योरी थी ये थी क्या। इसके बारे में इस आंसर में हमको लिखना है कि जो मार्कर की, ऑल्सन की जो कलेक्टिव एक्शन थ्योरी थी वो क्या थी। तो देखिए क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑल्सन social movement is an aggregation of rational individual actors pursuing their self interest। तो उन्होंने कहा कि जो social movements होते हैं is an aggregation, मतलब ये टोटल है of rational individual actors। हर एक बंदा इकट्ठे आ रहा है, उनका सम टोटल है। 2 बंदों ने मूवमेंट किया, एग्रीगेटेड मूवमेंट बन गया, 4 बंदों ने मूवमेंट किया, एग्रीगेटेड मूवमेंट बन गया, जो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही नोशन इंपॉर्टेंट होता है, एक ही मेंटालिटी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कि आपको हमेशा रैशनल रहना है। आपको जो अपना व्यू रखना है वो बिल्कुल स्टिक व्यू होना चाहिए कि हाँ चीजें ऐसे ही चलनी चाहिए। यूटिलिटी, आपको अपनी वांट्स देखनी है, आपको अपनी सेटिस्फेक्शन देखनी है,
जो हर एक इंडिविजुअल की पूरी होनी चाहिए। तो क्या मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकती हूँ कि मानकर ऑल्सन जो है वो ये बोलना चाहते हैं कि तुम इंडिविजुअली आओ अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, लेकिन मुद्दा तुम्हारा कॉमन होना चाहिए, मतलब मुद्दे के अलग अलग हो सकते हैं, ताकि तुम एक अपनी रैशनैलिटी भी प्रूफ कर सको, तुम अपनी वांट्स भी पूरी कर सको। ठीक है, तो मानकर ऑल्सन का कलेक्टिव एक्शन थ्योरी ये थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज मैकार्थी एंड जॉल्ट से अबाउट रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। मैकार्थी एंड जॉल्ट ने एक अलग थ्योरी दी थी इन दोनों ने, जिस थ्योरी का नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी में क्या बोलते हैं ये दोनों, लेट्स सी इन दिस आंसर। अकॉर्डिंग टू देम, व्हेन रिसोर्सेज सच एज लीडरशिप, organizational capacity and communication facilities are within the available political opportunity structure, it is more likely to be effective. See, क्या बोलना चाह रहे हैं, when resources, कुछ resources जैसे कि leadership, जैसे कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, लाइक यू नो आप छोटा ग्रुप है आपका ऑर्गेनाइजेशन का या बड़ा ग्रुप है आपका, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, आप कितना जल्दी अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह तक, वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर के विदिन है या नहीं है, देन ही आप जो लड़ रहे हो वो इफेक्टिव हो सकता है। देखो थ्योरी का नाम भी है आरएमटी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। रिसोर्सेज आपको इन्होंने बोल दिया कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो मोबिलाइजेशन में आ जाता है, एंड जब ये दोनों अच्छे से वर्क करेंगी तभी आपका प्रॉपर कोई भी सोशल मूवमेंट अच्छे से सक्सेस हो पाएगा। तो इससे पहले जो हमने देखा था, जो आपके ऑल्सन थे, ऑल्सन बोल रहे हैं कि आप रैशनैलिटी पे ध्यान दो। जो मैकार्थी एंड जेल्ड है ये बोल रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन रिसोर्सेज एंड लाइक यू नो अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, सो दैट सोशल मूवमेंट अच्छे से सक्सीड हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन 1 मार्क का, व्हाट इज एन इकोलॉजिकल मूवमेंट, गिव एन एग्जांपल। इकोलॉजिकल मूवमेंट क्या होते हैं, एग्जांपल दो। तो सीधी सी बात है, इकोलॉजिकल इकोलॉजी से रिलेटेड है, इकोलॉजी मतलब नेचर। तो ये मूवमेंट जो आपका हुआ था ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ नेचर से रिलेटेड था, इतना तो हमको समझ में आ गया है। अब था क्या, लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। अ डेवलपमेंट मॉडल दैट एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्स इज क्रिटिसाइज्ड। एक ऐसा मॉडल आया जिसके थ्रू जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उनको रोका जाए, आप नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते हो। एंड क्योंकि लोगों का फायदा, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है बच्चा कि आप फटाफट से नेचुरल रिसोर्सेज की धज्जियां उड़ा दो, नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दो। नो, यू कांट डू दिस बच्चे। आपको क्या सोचना है कि आप किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी कर सको और डेवलपमेंट भी कर सको। इसी का एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं। जब भी बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, भाखड़ा नांगल डैम बन रहा था आपका या टिहरी डैम बन रहा था, तो हमेशा क्या किया जाता है, लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया जाता है। तो ये गलत है ना, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आपने बोल दिया कि मैं यहाँ पे आपको हटा रहा हूँ क्योंकि हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें यहाँ डैम्स बनाएंगे तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी। पर उन लोगों का क्या जो लोग वहीं रह रहे हैं, उन लोगों का क्या, जिन लोगों को वहीं से लाइवलीहुड है, वहीं से वो कमा रहे हैं, कुछ वहीं से वो खा रहे हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो जो मूवमेंट्स इन चीजों के अगेंस्ट होते हैं कि आप नेचर को एक्सप्लॉइट करके डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, दोज मूवमेंट्स आर नोन एज इकोलॉजिकल मूवमेंट। ऐसा ही चिपको मूवमेंट भी था, उन्होंने पेड़ से वो चिपक गई थी विमेंस, बिकॉज एक्सप्लॉइटेशन, पेड़ काट रहे थे वो अगेन फॉर अनदर थिंग्स। तो दैट्स व्हाई इकोलॉजिकल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु एस्टैब्लिश्ड ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया एंड व्हेन डिड इट बिगिन इन इंडिया। बहुत छोटा आंसर नहीं हो गया इसका, कोई बात नहीं, 1 मार्कर्स में छोटे छोटे आंसर्स भी होते हैं। सो ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो था इंडिया में, ये अप्रैल 1918 में स्टार्ट हुआ था मद्रास में बाय बीपी वादिया। अप्रैल 1918 मद्रास, बीपी वादिया, ये 3 चीजें हैं ट्रेड यूनियन में जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेंशन अ फेमस ट्राइबल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बिरसा मुंडा वाज वेरी मच फेमस, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था, लाइक उन्होंने रिबेलियन पे आ गए थे वो कि आप हमको ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। तो ब्रिटिश मूवमेंट के खिलाफ बिरसा मूवमेंट का मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स।
इससे पहले 60 क्वेश्चन हुआ है ना। 7 क्वेश्चन। लिस्ट सम वुमेन्स मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, तो कुछ नाम है यहाँ पे। द वुमेन इंडियन एसोसिएशन इन 1917, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1926, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया इन 1925। इनमें से आप 1 मार्क में आया तो कोई भी 2 लिख सकते हो। मैंने 3 इसलिए दे दिए हैं क्योंकि मैं हमेशा ये विश्वास रखती हूँ कि आपको एक चीज हमेशा एक्स्ट्रा रहनी चाहिए, ताकि अगर एक भूल जाओ तो एक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा 1 मार्क का। व्हाट डिड द दलित मूवमेंट स्टैंड फॉर? दलित मूवमेंट होते हैं ना, मतलब क्या है इनका, किस लिए होते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है इनका? तो जो दलित मूवमेंट होते हैं ये हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ते हैं, ये डिग्निटी के लिए लड़ते हैं। इनकी डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए, इनका आत्मसम्मान हर्ट नहीं होना चाहिए। ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते हैं। आपको पता ही है कि पहले कितना ज्यादा लाइक एक्सप्लॉयटेशन होता था लोगों को, लाइक यू नो, अगर यहाँ पर अपर कास्ट रहते हैं तो सामने लोअर कास्ट रहते हैं, तो लोअर कास्ट अपर कास्ट के सामने भी नहीं आ पाएंगे, बिकॉज अगर वो उनको देख भी लेते थे तो वो मानते थे कि इससे भी लाइक यू नो वो पल्यूटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी होता है। तो दलित मूवमेंट के 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके 2 मार्कर्स है, तो 1 मार्कर्स की जो ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, मैं आशा करती हूँ आपको क्लियर होंगे। एंड आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ मेरे ड्राइव में मिल जाएगी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ताकि आप पेपर में इससे रिवाइज कर सके और आपको बोर्ड्स में हेल्प हो सके। ठीक है, तो 2 मार्कर क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं, जिसमें आपको 3 to 4 लाइंस में कोशिश करनी होती है कि अपना आंसर रैप अप कर दो आप, उसी हिसाब से मार्क्स लगते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, सीबीएसई 2019 में आया था। एंड क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कास्ट बेस्ड मूवमेंट। जो अलग अलग कास्ट बेस्ड मूवमेंट हुए उनके एग्जांपल मांगे हैं, तो हमको नाम बताने हैं यहाँ पे और कुछ इलेबोरेट नहीं करना है। सतनामी मूवमेंट ऑफ चमार्स इन छत्तीसगढ़ प्लेन्स इन ईस्टर्न एमपी। सतनामी मूवमेंट, सतनाम अगेन एक ट्राइब है, ट्राइब कास्ट भी है, ट्राइब भी है। इनका जो मूवमेंट हुआ था चमार पीपल का इन छत्तीसगढ़, वो इम्पोर्टेंट है। आदि धर्मा मूवमेंट इन पंजाब, पंजाब के लोगों का मूवमेंट है ये। महार मूवमेंट, महाराष्ट्र के लोअर कास्ट पीपल आते हैं उनका मूवमेंट है ये। सोशियो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अमंग द जाटवास ऑफ आगरा, आगरा में जो जाटवास पीपल हैं लोअर कास्ट के, उनका मूवमेंट था एक। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन साउथ इंडिया, ये उनका है जो साउथ इंडिया में, आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा ये चलता था कि लाइक आप साउथ इंडिया में शुरू से भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है व्हेन इट कम्स टू कास्ट। अगर आप ब्राह्मण हो तो वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, इफ यू आर नॉट अ ब्राह्मण देन नोबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। सो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट जो था वो साउथ इंडिया का बहुत पॉपुलर हुआ था, दैट इज अगेन अ कास्ट बेस्ड मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानती हूँ मैं इसको बहुत, और बोर्ड्स में आने के भी मेरे को लग रहा है कि चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका बेटा वो कह रहा है, आदिवासी एक्सपीरियंसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड देयर सेंस ऑफ इनजस्टिस वर द मोबिलाइज्ड टू क्रिएट शेयर्ड झारखंडी आइडेंटिटी। कह रहा है जो आदिवासी का एक्सपीरियंस था मार्जिनलाइज हो जाने का, मतलब उनको सोसाइटी से जो हटा दिया जाता था और उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, वो ये जो 2 मेन फैक्टर्स हुए उनके साथ, मार्जिनलाइजेशन एंड इनजस्टिस, इन दोनों ने ही इनको मिलाकर झारखंडी आइडेंटिटी दी। तो वही कह रहा है कि क्या क्या इश्यूज इनको फेस करने पड़े, जिसकी वजह से झारखंड के लीडर्स को एकदम से गुस्सा आया एंड उन्होंने फाइनली सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा हमारी खुद की आइडेंटिटी के लिए। तो आंसर जो है आपका वो ये रहा, 4 पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया, ज्यादा पॉइंट्स आपको देने की भी जरूरत नहीं है। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। एक्वाइजिशन ऑफ, ये लैंड होगा, एक्वाइजिशन ऑफ लैंड फॉर लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड फायरिंग रेंजेस। वहां पे क्या कर रही थी सरकार, लैंड जाके कब्जा कर ले रही थी, जब्त कर ले रही थी। अब लैंड जब जब्त कर ले, लैंड क्यों जब्त कर रही थी, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, बिकॉज दैट आल्सो नीड्स अ लैंड। एंड अपने आप ही, मतलब सरकार डराने के लिए लोगों को, ट्राइबल पीपल को फायरिंग करना शुरू कर दे रही थी, ताकि लोग डर जाए और लोग सरेंडर इजीली कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस। अलग अलग जगह पे सर्वे कर रही थी, सेटलमेंट कर रही थी लोगों को, जिसकी वजह से बार बार लोगों को इधर से उधर शिफ्ट किए जा रही थी। अब लोगों को तो गुस्सा आएगा ही ना, आप सोचो कि आपका घर भी
3-4 जगह शिफ्ट कर दिया जाए रोज रोज, तो आप तो इरिटेट ही हो जाओगे कि एक तो मैं स्कूल में 6 घंटे पढ़ के आता हूँ या आती हूँ, देन घर आके मैं फिर दोबारा रोज अलग अलग घर जाऊँ, फिक्सचर ही नहीं है कोई। तो वहां के लोगों को भी बहुत गुस्सा आ गया इससे। ठीक है। तीसरा, कलेक्शन ऑफ लोन्स, रेंट एंड कोऑपरेटिव ड्यूज विच वर रेजिस्टेड। अब लोन्स, कलेक्शन लोन्स करने लग गए, वो रेंट लेने लग गए लोगों से, कॉपरेटिव्स लेने लग गए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आया कि ये क्यों हो रहा है भाई, मतलब हम इनको क्यों दे, एक तो ये हमारा लैंड ले रहे हैं, हमारा घर चेंज कर रहे हैं रोज, व्हाई वी विल प्रोवाइड देम लोन्स एंड रेंट आल्सो। सो दैट्स व्हाई ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से इन्होंने अब इन्होंने रेजिस्टेंस शुरू किया। इन्होंने कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, हमको अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ना पड़ेगा। नेशनलिज्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच दे बॉयकॉटेड। अब इन्होंने क्या करा कि फॉरेस्ट का जितना भी प्रोड्यूस था वो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि सरकार जो थी वो सबसे पहले आगे कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी फॉरेस्टों में। इन्होंने कहा कि नहीं, फॉरेस्ट तो हमारा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, हम आपको क्या दें, हम आपको ऐसे फॉरेस्ट पे कब्जा नहीं करने देंगे, क्योंकि हम तो खाते ही इसी के थ्रू है, यही हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी, इसके थ्रू इन्होंने लड़ाई करी एंड फाइनली इनको अपनी झारखंड की आइडेंटिटी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एग्जांपल्स ऑफ पीसफुल मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा अभी तक, फिर भी बता देती हूँ। लाइक लेट सपोज ये 2022 चल रहा है, तो सेंचुरी जो होती है ये आगे वाले जो नंबर होते हैं इसके बाद वाली होती है, दैट्स वाई अभी 21st सेंचुरी चल रही है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 20th सेंचुरी की, तो मैंने बताया ना ये आगे वाला नंबर का सेंचुरी आगे वाली होती है, तो मतलब हम बिफोर में जाएंगे, तो यहाँ पे बात चल रही है 1900s की, 1900 से 1999 तक बात चल रही है। ठीक है। सो कौन कौन से एग्जांपल्स हुए पीस मूवमेंट के, लेट्स सी। पहला हुआ है डेक्कन राइट्स ऑफ 1857 अगेंस्ट मनीलैंडर्स, मनीलैंडर्स के खिलाफ हुए थे। देखो रीजन इस समय जितने भी थे पीसेंट मूवमेंट के, पीसेंट का कॉज क्या हो सकता है, या तो पीसेंट को मनीलैंडर उससे बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, है ना। दूसरा रीजन हो सकता है या तो उसको बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। अगर मनी लैंडर और टैक्सेस का इश्यू नहीं है, तब हो सकता है कि फ्यूडल का चक्कर हो। ठीक है, यही सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पहला है डेक्कन राइट्स ऑफ 1857 जो कि मनी लैंडर्स के अगेंस्ट था। दूसरा है 1859 टू 1862 में बंगाल रिवॉल्ट था जो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट था। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा खत्म कम कर देता है, जो यूजुअली प्रेफर नहीं किया जाता है। दैट्स वाई वहाँ के बंगाल के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने इस चीज को रेजिस्ट किया, क्योंकि उनका लैंड खराब हो रहा था। अगेन आगे जो आपका अगला है दैट इज चंपारण सत्याग्रह, जो अगेन इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट था 1917 टू 1918 के बीच में। डी है आपका बारदोली सत्याग्रह जो सूरत में हुआ था। इट वाज अ नॉन टेक्स्ट कैंपेन, क्योंकि नॉन कॉपरेशन का पार्ट था, और इन्होंने कहा था कि हम टैक्स तो किसी कीमत पे नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो, वी विल नॉट पे यू अ सिंगल पेनी। ठीक है, हम लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे। तेलंगाना सत्याग्रह, इट इज इन 1946 टू 51। ये फ्यूडल कंडीशंस के अगेंस्ट था, प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड वाज लेड बाय द सीपीआई, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके थ्रू ये लेड किया गया था। एंड ये जो अगेंस्ट था ये आपके फ्यूडल कंडीशंस के अगेंस्ट था, मतलब भैया फ्यूडल कंडीशंस नहीं चलेंगी, हम आपको ऐसा पैसा नहीं देंगे, हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है। और ये चलाया जो था, मतलब एगिटेशन जो किए थे यहाँ पे वो सीपीआई ने किए। नेक्स्ट है आपका नक्सलाइट स्ट्रगल, जो नक्सलबारी बंगाल में शुरू हुआ था, एंड यहाँ पे भी लैंड की ही इशू थी। प्लीज इनसे रिलेटेड इशू सोचने हैं आपको, कुछ मूवमेंट्स के नाम याद कर लो और इनके इश्यूज सारे, मैंने जो आपको 3 इश्यूज बताए हैं इन्हीं से रिलेटेड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। इसको अगेन मैं कंसीडर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के बहुत चांसेस है, तो डिफरेंस समझ लेते हैं इनका। सोशल चेंज कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी भी तो सोसाइटी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है रोज। ठीक है। ये एक बार एंड में आ जाता है जैसे गोल चिपको, अब चिपको मूवमेंट रोज तो करते नहीं फिरते, तो ट्राइबल मूवमेंट जो एक बार हो गया, बिरसा मुंडा ने जो एक बार कर दिया, वो रोज तो नहीं करते फिर रहे, एक बार हो गया ना, खत्म हो गया उसका काम। तो सोशल मूवमेंट एक बार उसको अपना जो उसका फ्रूट है वो मिल जाए, तो वो उसी समय एंड हो जाता है। ठीक है।
अगला है सोशल चेंज का, द ब्रॉड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज आर द सम टोटल ऑफ कंट्रीज, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन गैदर अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। जो ब्रॉड एस्पेक्ट है सोशल चेंज का वो है कि द सम टोटल ऑफ कंट्रीज, इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल कंट्री जो मिलकर चीजें चेंज कर रही है, एंड कलेक्टिव एक्शन स्वीकार कर रही है विद अ पीरियड ऑफ टाइम, मना नहीं कर रही है चेंजेस को, हमेशा रेडी है चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। वहीं पे जो सोशल मूवमेंट है ये स्पेसिफिक गोल होते हैं, इनका कोई लॉन्ग टाइम कुछ गोल नहीं होता कि लंबे टाइम तक ये करेंगे ये नहीं करेंगे, इनके बहुत ही स्पेसिफिक गोल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि चिपकू मूवमेंट जो था उसका स्पेसिफिक गोल था कि मुझको किसी भी तरीके से कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को रोकना है, ये नहीं होने देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जेंडर जस्ट सोसाइटी इज बेस्ड ऑन। जेंडर सोसाइटी किस चीज पे बेस्ड हो सकती है? तो सीधी सी बात है, अगर आप वीमेन को पढ़ा रहे हो, एजुकेटेड वीमेन है, वो मल्टीपल रोल्स कर सकती है, वो होम होम भी, घर का काम भी कर लेगी, वो ऑफिस भी संभाल लेगी। इससे क्या होगा? इक्वालिटी आएगी, जो बहुत जरूरी है। और सेक्स रेशियो इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, फीमेल फिटिसाइड ये सब नहीं होना चाहिए, फीमेल्स को और लाइक यू नो बॉर्न होना चाहिए इंडिया में, सो दैट आने वाले टाइम पे ये जो डिफरेंसेस थोड़े बहुत हैं ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्टेज? इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट मानती हूँ, समझते हैं क्या है। The backward classes emerged as political entities in the colonial state. Obviously, colonial state जब कॉलोनी थी, जिसको कॉलोनी का प्रोसेस नहीं पता है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जब कॉलोनी क्या होती है, बेसिकली जब कोई भी फॉरेन पावर आपके लैंड पे आती है, कैप्चर करती है, पर पॉलिटिकली भी कैप्चर करती है, इकोनॉमिकली भी कैप्चर करती है, सोशली भी कैप्चर करती है बच्चे, और पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड जोग्राफिकली भी कैप्चर करती है, कुछ छोड़ती नहीं है। आप एक तरीके से उनके गुलाम बन जाते हो, यू कैन से दैट। ठीक है, तो जब ये ऐसा हुआ तो कभी कभी क्या होती है, ये चीज एक अपॉर्चुनिटी बन के भी आती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये चीज एक तरीके से एक लॉस हो, कभी कभी ये चीज जो है अपॉर्चुनिटी बन के भी आती है। तो इस टाइम पे जब कॉलोनियल रूल इंडिया में चल रहा था बच्चे, तो इस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी बन के आया, क्योंकि आपको पता ही अम्बेडकर वगैरह का जो अपराइज हुआ है वो इसी टाइम पे हुआ है। colonial state often distributed patronage on the basis of caste. Obviously, कॉलोनियल स्टेट क्या करते थे, वो भी कास्ट सिस्टम में बड़ा विश्वास रखते थे, क्योंकि उनकी तो सीधा सीधी बात थी कि हम डिवाइड एंड रूल करेंगे। उनका सीधा सीधा मानना था कि हम डिवाइड एंड रूल करेंगे। तो इसी वजह से कॉलोनियल स्टेट भी जो कास्ट के हिसाब से बांट देती थी चीजें। Therefore, people stayed within their caste for social and political identity, institutional life. तो कास्ट में ही रहना पड़ा उनको, उनको एक लाइफ चाहिए ना, उनको एक सोशल स्ट्रक्चर चाहिए, उनको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए, तो उनको अपने एक शेल में बांध दिया गया एक तरीके से देखा जाए। And it influenced similarly placed caste group to unite themselves and to form a horizontal stage which is characterized with low ritual content and more secularized for political mobilization. And इसी तरीके से अलग अलग कास्ट ग्रुप्स ने सोचा कि क्यों ना हम यूनाइट हो जाए, जिससे हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बनाएंगे जहां पर रिचुअल कंटेंट बहुत कम होगा और लोगों को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, पॉलिटिकली इकट्ठा करने के लिए सेक्युलराइजेशन भी आ जाएगा। मतलब एक कास्ट के लोग एक चीज को मानेंगे, दूसरे कास्ट के लोग दूसरी चीज को मानेंगे, तो एक तरीके से आप कह लो लैडर बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, name some organization that were formed to address the issue of the backward classes during 20th century. So I think ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताने हैं जो बैकवर्ड कास्ट के इश्यूज पे लड़ी है 20th सेंचुरी के अंडर में। वन इज योर तिभागा मूवमेंट, बंगाल में हुआ था, जहां पर यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स से, प्लांटर्स से, इन्होंने कहा था कि 2/3 हमको दे दो तुम, हम रखेंगे। ठीक है, एंड जिसकी वजह से मतलब बैकवर्ड कास्ट को बहुत हर्ट हुआ था। दूसरा है तेलंगाना आर्म स्ट्रगल, निजाम रूल के अंडर में हुआ था। थर्ड है वाली ट्राइबल रिवॉल्ट, जो महाराष्ट्र में हुआ था। सो ये सारे आपके जो है, ये आपके आज मैंने कवर करवा दिए हैं 1 मार्कर्स।
एंड 2 मार्कर्स। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपकी लेके आऊंगी 4 मार्कर्स पे एंड उसके बाद 6 मार्कर्स पे। इसको मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ड्राइव का लिंक दे दूं, सो दैट आप डाउनलोड करके आंसर्स को लर्न कर सको एंड आपके बोर्ड्स में हेल्प हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर मन चाहेगा तो, क्योंकि क्वेश्चंस तो यही मिलेंगे और किसी चैनल पे अभी मिलेंगे नहीं आपको। एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।